नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सर्वसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनद्वये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय में 7 तत्व का वर्णन किया है। किस तरह से हम मोक्ष प्राप्त करें, कैसे हम सच्चा सुख प्राप्त करें, इसका वर्णन किया। इसमें पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा और सम्यक ज्ञान के प्रकरण में 5 ज्ञान बताए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। इसमें मति ज्ञान का स्वरूप विस्तृत समझ रहे हैं। और मति ज्ञान किसे कहा ज्योति भाभी? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के निमित्त से जो विशेष ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ से अन्य पदार्थ का जानना, मतलब अन्य पदार्थ जब शब्द आता है इसमें श्रुत ज्ञान में विशेष रूप से उसका ध्यान रखना। अन्य पदार्थ का जो ज्ञान है उसके लिए श्रुत ज्ञान कहा है। उसी पदार्थ का है तब तक तो क्या है मति ज्ञान। उसी को अगर विशेष जानेंगे तो मति ज्ञान ही कहलाता है। अभी जितने भी भेद समझ रहे हैं वो सब विशेष में ही आए ना। तो मति ज्ञान के फिर 5 भेद बताए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिवेश। फिर मति ज्ञान की क्रम बताया किस तरह से वह ज्ञान होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह का मतलब क्या है? दर्शन के बाद जो सबसे पहले पदार्थ का ग्रहण है, विशेष जानना, लेकिन बहुत विशेष नहीं, उसको जो कलर आदि है सामान्य जानना उसका, वह क्या कर बताया? अवग्रह। फिर उसको विशेष जानने की जिज्ञासा, उसे यह कहा। और उस पदार्थ का निर्णय होना कि यह ऐसा ही है, इस तरह से उसके लक्षण आदि देखकर निर्णय करना, वह अवाय है। और उसको भूलना नहीं, कालांतर में भी याद रहना, वह है धारणा। तो इस तरह से 4 प्रकार से मति ज्ञान का क्रम बताया। और चारों प्रकार से हो ही सही हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अवग्रह होकर रह जाए या अवग्रह इहा होए, अवग्रह इहा अवाय होए, लेकिन धारणा नहीं बने और धारणा बन जाए। और ये जो 4 होंगे उसके बाद में स्मृति ज्ञान, स्मृति, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता भी नहीं कुछ बताया ना। तो मति ज्ञान के बाद अवग्रह इहा अवाय धारणा होगा, उसके बाद में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये ज्ञान बनेंगे। और ये चारों ज्ञान जो है बाद के कौन से वाले? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। इसमें किसका उपयोग होगा? मन का। मति ज्ञान तो क्या वर्तमान पदार्थ को जो जानना है, तो इसमें अपन इंद्रिय और मन करेंगे। लेकिन इस स्मृति में किसका उपयोग होगा? मन का। ऐसी तर्क, अनुमान, प्रत्यभिज्ञान, इसमें सब में किसका उपयोग हो रहा है? मन का। तो मन के द्वारा भी मति ज्ञान का कार्य चलता है। हमें जनरली क्या लगता है? हाँ, मतलब हमें क्या लगता है सिर्फ इंद्रिया वाला जो है वही मति ज्ञान है, बाकी सब शुद्ध ज्ञान है। लेकिन ये जो ज्ञान चल रहा है अपना, यह भी क्या है? मति ज्ञान। इसके बाद में 12 प्रकार के पदार्थ बताए, 6 प्रकार के पदार्थ और उससे विपरीत 6, तो ऐसे करके 12 पदार्थ बताए। कौन कौन से बताए? तो बहु, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निस्रत, अनिस्रत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, एक, अनेक, ऐसे करके 12 पदार्थ बताए। किसके भेद बताए? यह पदार्थ के भेद हैं। और इन पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, तो उसी ज्ञान के फिर 12 भेद बताए। ये अपन ने लास्ट टाइम समझ लिए थे, एक बार संक्षेप में अपन इनको देखते हैं, फिर आगे का करेंगे। तो बहु और बहुविध बताए। बहु यानी बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना, और बहुविध में जाति का ज्ञान होना, बहुत सारी जातियों को देखना, तो वह बहुविध बताया। यानी संख्या देख रहे हैं बहुत सारी, तो क्या हो गया? बहु। और जब हम जाति ज्यादा देख रहे हैं ना, 1 जाति, 2 जाति से 3-4 जाति की अपेक्षा से ज्ञान कर रहे हैं, तो बहुविध।
और ऐसे ही एक और अनेक बताए, अल्प अल्प और एकविध लिखा ना। तो जब हमारी संख्या पदार्थ को जानने की एक है तो वह एक ज्ञान हुआ, और एक जाति का ध्यान है हमारा। जैसे बहुत सारी गाय हैं, लेकिन गायों में हमने क्या देखा, जाति देखी, ये गाय है। ये बहुत सारे पशु हैं, तो उसमें हमने क्या देखा, ये गाय जाति, जाति देखा हमने उसको। ये जैसे गेहूं दाल चावल है, तो उसमें हमने गेहूं की जाति देखी। तो जाति की अपेक्षा से हम देख रहे पदार्थ तो एक विध है। एक प्रकार की जाति को जानना एक विध, बहुत प्रकार की जातियों को जानना बहुविध। फिर और एक में तो एक ही को जानना है ना, एक में बस एक क्वांटिटी होनी चाहिए। हम एक पदार्थ को जानने से, बहुत सारे हंस हैं, लेकिन बहुत सारे हंस में एक हंस को जानना, तो वह एक ज्ञान हुआ। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है, तो बहुत सारी महिला में से एक महिला को जानना एक ज्ञान हुआ। तो बहु बहुविध, एक एकविध। उसके बाद में क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र है जल्दी जो गमन करती चीज है उसको जानना, जैसे ट्रेन हो गई, हवाई जहाज हो गया, रॉकेट हो गया, जो जल्दी जल्दी गमन करता है उसको क्षिप्र, और उसका ज्ञान क्षिप्र ज्ञान। और धीमे धीमे गमन कर रहा उसका अक्षिप्र। बिजली नहीं, बिजली जो है वो अध्रुव में चली जाती है। चींटी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, वृद्ध आदमी चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कछुआ चल रहा है, ये सब धीमे धीमे गमन करने वाले पदार्थ हैं, तो वो अक्षिप्र कहलाए। फिर निसृत और अनिसृत। निसृत यानी प्रगट है, जो चीज सामने दिख रही है उसको निसृत कहा। और अनिसृत मतलब क्या हुआ कि कुछ भाग उसका प्रगट है और कुछ भाग उसका ढका हुआ है। थोड़े से अंश को देखकर पूरे पदार्थ का ज्ञान होना, वह अनिसृत ज्ञान है। जैसे कि हाथी की सूंड दिख रही है इनको, तो सूंड को देखकर हाथी का ज्ञान होना, वो कौन सा है, अनिसृत है। तो अनुमान समझ कर आए हम, और अनिसृत समझा, दोनों में क्या अंतर है। अनुमान में तो वो चीज ही अलग हो जाएगी। अनुमान बताया था ना भाई साहब, याद है अनुमान। अनुमान में क्या बताया था कि हमने पहले तर्क बना लिया कि जहां जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि है। तो यहाँ किचन में धुआं दिख रहा है तो यहाँ अग्नि होगी, मतलब अग्नि है, इसका हमने अनुमान लगाया। एक बादल है तो बारिश होनी चाहिए, ऐसा अपन अनुमान लगाते ना, तर्क बनाए कि भैया बादल हमेशा आएंगे तो बारिश होगी ऐसा नहीं, लेकिन आ सकती है, ऐसा अपन ने अनुमान लगाया। या अग्नि का बिल्कुल सीधा बैठ जाता है, जीव के लिए जहां जहां ज्ञान होता है वहां जीव होता है, तो यहाँ ज्ञान है वो इसलिए जीव है, ऐसे अपन ने लगाया, अनुमान लगाया। तो वहां अनुमान और जो अपन ने हाथी की सूंड देखा, तो उसमें क्या अंतर है, उसको भी अपन अनुमान बोल सकते हैं ना, उसमें तो अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। सूंड ही प्रकट है ना, सूंड से हमने उसको हाथी को पता लगाया। हाँ। तो सूंड तो प्रकट है ना, सामने देख लीजिएगा। ये जो ज्ञान है ये फर्स्ट इंस्टेंट में जो अपना ज्ञान हो रहा है वो अनुमान में तो क्या हो गया, पहले मति ज्ञान हुआ, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, इतना सब ज्ञान होने के बाद अनुमान ज्ञान बनता है। मतलब उसकी प्रोसेस लंबी है, कुछ कालांतर में होता है पदार्थ को जानने की बात। और जो अनिसृत ज्ञान है, अभी अपन भेद देखेंगे ना, तो अनिसृत अवाय अवग्रह, इहा अवाय धारणा। अनिसृत हमने जो देखा पदार्थ, उसका हमें अवग्रह भी बनेगा, उसकी इहा भी होगी, फिर अवाय निर्णय होगा और धारणा होगी। तो यह जो अपने को पहले जो ज्ञान हो रहा है वह ये सारे 4 स्टेप में अनिसृत आ रहा है। मतलब हमको देखते से ही, हमने अनुमान नहीं लगाया, देखते से सूंड देखते से हमें हाथी ही ध्यान आया, हमारे विचार में इंस्टेंट में हमको सूंड देखते से हाथी का निर्णय हो गया। तो वह इसलिए जो मति ज्ञान का फर्स्ट स्टेप वाले जो 4 ज्ञान है उसमें आएगा। और देख रखा होगा तो ही पहचानेंगे कि ये सूंड है तो ये हाथी होगा, सूंड से देख करके अपन ने लगाया। और अनिसृत में सब लेते हैं कि एक चीज प्रकट है, उससे जो दूसरी चीज नहीं है अप्रगट है उसका भी ज्ञान लिया। मतलब एक कोई चीज है, उदाहरण के लिए क्या लेना चाहिए कि बच्चे को देखा तो बच्चे से हमने, माँ भी है ही सही, बच्चा छोटा सा बच्चा 1 महीने का 2 महीने का, तो माँ के बिना तो होगा नहीं, तो बच्चा है मतलब माँ है ही सही। ऐसा हमने माँ को तो देखा नहीं है, लेकिन माँ का हमने निर्णय हो गया, उसका बच्चा है तो माँ है। ऐसा इसमें एक प्रकट वस्तु से दूसरी प्रकट वस्तु का ज्ञान हो, उसको भी अनिसृत में दिया, जबकि यहाँ अनुमान में अलग जाएगा। ठीक है, तो अनुमान जो है वो आगे की स्टेप का ज्ञान हो गया ना। ये तो अपने मति ज्ञान के ही 4 स्टेप हो गए, और अनुमान जो हो गया वो
स्मृति हुई, प्रत्यभिज्ञान, तर्क बनना चाहिए, तर्क के बाद अपन उसमें अनुमान में प्रोसेसिंग में जाते हैं। फिर उक्त और अनुक्त। उक्त में क्या बताया, जो चीज हम कहेंगे तो हमें उसका ज्ञान हो। मुझे भूख लगी है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं बीमार हूँ, ऐसा कहा हमने तो हमें ज्ञान हुआ। और अनुक्त में क्या है, बिना कहे ज्ञान होना, बिना कहे एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के पदार्थ का ज्ञान। देखा हमने, देख करके शक्ल सूरत से पता लगा लिया बीमार है, तो वह क्या हो गया, अनुक्त ज्ञान। फिर ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव मतलब जो ज्ञान, जो पदार्थ ध्रुव एक जैसा बना है, जैसे कि प्रतिमा हो गई भगवान की, तो वह कैसी है, जैसी वैसी बनी हुई है, तो वह ध्रुव पदार्थ, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, तो ध्रुव पदार्थ का ज्ञान कैसा हो गया, ध्रुव ज्ञान। अब बिजली कड़की, बिजली कैसी है, अध्रुव है ना, बदलती रहती है, तो उसका ज्ञान कैसा हो गया, अध्रुव ज्ञान। वैसी जो अनस्टेबल चीज है, जैसे ये चिंगारी निकली है, तो अपन फटाका फोड़ते हैं, तो उसमें उसको भी अपन अध्रुव में ले सकते हैं। रॉकेट छोड़ा, रॉकेट छोड़ा, देखते देखते वो हो गया। ओपन फायरवर्क्स करते हैं ना ऊपर, उसकी जो दृश्य दिखता है वो कैसा हो गया, अध्रुव हो गया। अपन ने जो एक और एक विध लिया है, बहुविध लिया, तो जैसे महिला को जाना तो सिंगल महिला को जाना तो एक हो गया। अब एक विधि में अपन बहुत सारी महिलाएं, तो उनमें जाति की अपेक्षा देखेंगे, जैसे जाति, उसमें क्वांटिटी और उसमें ज्यादा होकर के भी, जैसे अपन ने चावल, बासमती चावल जाने, तो एक चावल थोड़े देख रहे हैं, मुट्ठी भर चावल है, लेकिन अपनी जाति भर की बासमती वाले चावल है, तो वहाँ एक जाति को दिया है, वहाँ क्वांटिटी नहीं दिया है। तो उसमें मतलब दूसरे भी अगर चावल रखे हुए तो उनमें से सिर्फ एक जाति को जानना। निसरत ने प्रगट है, जैसे ये फोन दिख ही रहा आपको, तो ये निसरत को जाना, ये आपने प्रगट चीज को जाना। और अनिसरत में क्या हो गया, इसको मैंने छुपा दिया, अब थोड़ा सा आपको हिस्सा दिख रहा है, तो वह कैसा हो गया, अनिसरत। जैसे कपड़ों की घड़ी का उदाहरण दिया था ना, तो कपड़ा खुला हुआ है, वो तो दिख ही रहा है कि मेरा शर्ट है, लेकिन हमने घड़ी करके एक के ऊपर 4-5 कपड़े रखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा देखकर हम पहचान लेते कि ये मेरा कपड़ा है। तो वो थोड़ा सा प्रकट भाग को देखते से हमने क्या किया, ये मेरा है, ऐसा हमने जो किया। वो अनिसरत में क्या, छुपा हुआ है, पूरा प्रकट नहीं है। और पूरा शर्ट प्रकट है, ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है अपना, तो ये दिख ही रहा है ये मेरा है, वो निसरत हो गई। अब इसके आगे ये 12 प्रकार के पदार्थ हुए, तो 12 प्रकार के पदार्थ का जानने वाला ज्ञान कितना हो गया, 12 प्रकार का ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान जो है, किसी भी पदार्थ को हम जान रहे हैं तो कैसा होगा, उसमें सब चीजें लगेगी, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तो ये 12 भेद में सब लगेगा, चारों लगाएंगे। और इसके अलावा क्या लगेगा कि ये इंद्रिय से भी होते हैं, तो इसमें ईहा, अवाय, धारणा जो है, ये तो सभी कैसे हो गए, इंद्रिय मन सब लग जाएंगे, सारी इंद्रिया और मन। एक अवग्रह होता है जिसमें कि चेंज होता है, मतलब अवग्रह के 2 भेद बताए अलग अलग प्रकार से, उसके कारण से उसमें ग्रहण में अंतर पड़ता है। तो कैसे क्या 2 भेद हैं वो अपन यहाँ पर समझेंगे। व्यंजनस्यावग्रहः, व्यंजनस्यावग्रहः, ग्रह, 2 बार ह होता है ना, ह के बाद में विसर्ग है, ग्रह, इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, फिर से बोलेंगे, व्यंजनस्यावग्रहः। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पे, व्यंजनस्य अवग्रह, ना व्यंजन का अवग्रह होता है। फिर दूसरा है, वह व्यंजनावग्रह किससे नहीं होता है, न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, न नहीं होता है, किससे, चक्षु और अनिंद्रिय, चक्षु है ना, चक्षु विसर्ग है और उसके बाद अनिंद्रिय है, तो और विसर्ग मिलकर र बन गया, तो चक्षु और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मतलब क्या बताया था हम तक अभी, इंद्रिय ने 5 इंद्रिया और अनिंद्रिय ने मन, तो चक्षु और मन से वह नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है कि ऊपर जो हम अभी बता कर आए, क्या, व्यंजनाग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है, तो ये चक्षु और मन से व्यंजनाग्रह नहीं होता है। तो अब ये अवग्रह में व्यंजनाग्रह जो बताया, तो व्यंजन क्या है, फिर व्यंजनाग्रह का मतलब क्या है, वो अपन देखते हैं। तो व्यंजन मतलब किसे कहा
कि व्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं। व्यक्त शब्दादि जो है उसका अब यहाँ पर बता रहे व्यक्त का मतलब क्या है कि जिसको हम छू करके यानी प्राप्त करके जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं व्यक्त या व्यंजन। जैसे कि इसको मैंने छुआ तो यह चिकना है ऐसा जाना, यह खुरदुरा है, यह ठंडा है, यह गर्म है। तो प्राप्त किया ना, इंद्रियां जिनको जो इंद्रियां प्राप्त करके जानती है उनको बोलते हैं प्राप्तकारी इंद्रियां, और जो इंद्रियां बिना प्राप्त करे बिना स्पर्श करे जानती है उनको बोलते हैं अप्राप्यकारी। तो चक्षु पदार्थ को नहीं छूती है और न ही मन छूता है, तो मन और चक्षु कैसे हो गए अप्राप्यकारी। और बाकी की जो चार इंद्रियां कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्म। तो टेस्ट कब आएगा हमें, जब हम अपनी जीभान पर रखेंगे, प्राप्त करेंगे पदार्थ तभी हम टेस्ट कर पाएंगे ना। छुएंगे तभी हमें उसके स्पर्श का प्रकार पता चलेगा, कैसा है, चिकना है, रूखा है, कड़ा है, नरम है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है वो हमको तब पता चलेगा। ऐसे ही कर्ण इंद्रिय, तो साउंड वेव जो हम हमारे कान में पहुंचेगी तो हम सुन पाएंगे। अगर हम कान में रुई डाल लेंगे तो सुना ही रहेगा क्या, थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि रुई भी एकदम वैसी नहीं होती है। लेकिन जैसे हम भी बोल सकते हैं, हाँ चक्षु से भी बोल सकते हैं। चक्षु में आप स्पर्श करो, ये यहाँ पे दिखेगा ही, आप आंख पर उंगली लगा लो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। अगर आंख में कचरा भी चला गया है, चीज अपने को देख के मालूम पड़ेगी ना, तो ऐसे ही कर्णेंद्रिय से भी अपन सुनते तो उसकी वेव्स होती, साउंड वेव्स होती। साइंस बताता है कि वो जो साउंड वेव्स होती है वो ऐसे ट्रेवल करती है, हमारे कान में आती है और वो टकराती, एक उपकरण होता है कान में, उससे टकरा के फिर शब्द जनरेट, मतलब वो साउंड वेव्स को ग्रहण करती है। जैसे बोल रहे, सही बोल रहे सर, ठंडा गरम, जैसे भाप निकल रही है तो देख के समझ में जाएगी वो गरम है, या बर्फ देख ही ली तो अपन बोले देंगे ना कि वो। अगर चक्षु नहीं हो तो, चक्षु नहीं हो तो वो तो अपन को अपने उक्त अनुक्त उसमें चला जाएगा ना कि भैया हमने चक्षु से देखा और उसको देख करके हमने पता लगा लिया कि यह गर्म हो गया है, तो वो अनुमान आदि वो बाकी सारे वो ज्ञान भी काम करे अपने। लेकिन चक्षु इंद्रिय को हटा दो आप और फिर हमको स्पर्श का ज्ञान करना है, तो जब तक हम पदार्थ को छुएंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा ना, प्राप्त करना ही पड़ेगा उसका। ऐसे खाने में जो टेस्ट है हमको इंद्रिय का वो हमको रखना ही पड़ेगा जीवान पर, तभी हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। और गंध, तो गंध भी कैसा, उसके परमाणु यहाँ पर आएंगे, जो दुर्गंध सुगंध है हमारी नाक में उसके परमाणु घुसेंगे, स्कंद, तभी हमको उसका दुर्गंध सुगंध का ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या है, ये चार प्रकार की जो इंद्रियां हैं ये छूकर है ना, छूकर जो स्पर्श रस शब्द गंध का ग्रहण होता है, तो इसको बोला प्राप्यकारी या प्राप्त का ज्ञान। तो वो जो प्राप्त है उसी को व्यंजन कह रहे। व्यंजन किसे कहा, व्यक्त शब्दादि के समूह। तो व्यक्त मतलब यहाँ पर जिसको हम प्राप्त करते हैं, स्पर्श आदि करके जानते हैं, उसका जो अवग्रह हो रहा है उसको कहा है व्यंजनावग्रह। ठीक है, व्यंजन अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह। तो व्यंजन शब्दादि के समूह, समूह मतलब इकट्ठे जो होते हैं उसको समूह। शब्दादि का समूह मतलब वो एक, जैसे शब्द मैंने सारिका कहा तो सारिका मैंने कहने में भी क्रम लगाया और सुनने में भी क्रम लगाया, लेकिन यूं देखा जाए तो समूह रूप ही हो गए ना, हम एक अक्षर एक सिंगल तो नहीं कहते। ऐसे स्कंद है तो ये हम एक परमाणु को नहीं ग्रहण कर रहे, इसमें हम पूरा फोन है इसको स्पर्श किया ना हमने, तो ये समूह रूप स्कंद हो गया। इसको समझते अभी अपन उदाहरण देखेंगे तो उसका और समझ में आएगा। अर्थावग्रह मतलब क्या बताया, अप्राप्त और व्यक्त का ग्रहण। अप्राप्त में हमने क्या बताया, चक्षु और मन। तो चक्षु और मन, उसके अलावा व्यक्त, व्यक्त यानी जो दिख ही रहा है हमको सामने, तो वह, इसको हमने स्पर्श करके नहीं जाना है, प्राप्त करके नहीं जाना, उसको कह रहे हैं अर्थावग्रह। इसमें विशेष क्या है कि जो अपनी चार इंद्रियां वो प्राप्यकारी है, अर्थात सामान्यतया पदार्थों को स्पर्श करके ज्ञान होता है,
और चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, अर्थात बिना पदार्थ के सन्निकर्ष। सन्निकर्ष यानी क्या हो गया, उसका अपने पास में संयोग होना, पदार्थ जिसका भी हम ज्ञान कर रहे हैं उसका इंद्रिय के साथ में संयोग होना, स्पर्श होना, उसको सन्निकर्ष कहा है। तो प्राप्त को ही क्या कहा है, व्यक्त अव्यक्त। देखो दोनों में अंतर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। व्यंजनाग्रह को क्या कहा है, अव्यक्त ज्ञान। यहाँ पे व्यक्त है ना, अव्यक्त आना चाहिए, यहाँ पे अव्यक्त लिखा है। अप्रगट किस हिसाब से कहा है, पहले इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण नहीं दिया है। जैसे कि एक नया घड़ा लेके आए, मिट्टी का मटका, घड़ा मटका कहेंगे, और उस मटके पर हमने क्या करा, पानी डालना शुरू किया। तो वह पानी की बूंद वह घड़ा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। हमको दिखती नहीं है कि हमने इससे पानी डाला। ऐसे मक्के की रोटी बनाई तो हमने क्या करा, उस पर घी लगाया, थोड़ी सी 1-2 बूंद डाली, तो दिखेगी नहीं कि उस पर हमने घी लगाया। तो कितना हम डाले कि दिखेगा, कम से कम हम 2 चम्मच घी डालेंगे रोटी पर, तब हमको वह दिखेगा। तो पहले नहीं डाला था कि हम जैसे बूंद बूंद डाल रहे हैं, लेकिन वह व्यक्त नहीं हुआ है। ऐसे ही मटका हम गीला कर रहे हैं, तो कोरा नया मिट्टी का मटका है, उस पर हम पानी डाल रहे हैं बूंद बूंद, तो ऐसे करके हमने 15 बूंद डाली, तब भी नहीं दिखा। लेकिन 16वीं बूंद पर क्या हो गया, वहां बूंद टिक गई, वह अंदर नहीं गई। तो इसी तरह ज्ञान का कार्य करता है। तो जब तक 15 बूंद गई है तब तक वो प्रकट नहीं हुई है, अव्यक्त है, उसको कहा अप्रगट ना। यहाँ पर शब्द लिखा है ना, अप्रगट, अव्यक्त। तो जब तक वह ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन वह ग्रहण होकर के भी व्यक्त नहीं हुआ है, उसको कहा है व्यंजनावग्रह। और जिस समय वह व्यक्त हो गया उसको क्या कहा है, अर्थाग्रह। यानी जो 16वें नंबर की पानी की बूंद हमने डाली उस पे मटके पर, वह क्या हो गई, व्यक्त हो गई। जैसे हम सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते हमने शब्द ग्रहण करना शुरू किया, तो क कहा, तो क की जो साउंड वेव्स हमारे टकराई और टकराकर क बोलकर हमने सुना। तो जब तक वो क व्यक्त नहीं हुआ तब तक वह ज्ञान कौन सा है, व्यंजनाग्रह। और जिस समय वह व्यक्त हो गया वह अर्थाग्रह हो गया। जैसे हमने अपनी जुबान पर कुछ पदार्थ रखा खाने का, तो हमने खाना शुरू किया, तो खाना शुरू किया इसका मतलब ग्रहण तो करना शुरू कर दिया है, टेस्ट हमने उसका, लेकिन ऐसा होने पर भी हमको व्यक्त नहीं हुआ कि क्या है एग्जैक्ट। तो वह तब तक वह व्यक्त नहीं हुआ तब तक कौन सा आग्रह हो गया, व्यंजनाग्रह। और जिस समय वह व्यक्त हो गया वह कौन सा हो गया, अर्थाग्रह हो गया। अब जो हम 4 इंद्रिय का हमने बताया, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, नहीं कर्ण है ना, चक्षु नहीं लेना। तो ये 4 इंद्रियों से पहले व्यंजनाग्रह होगा, और जब वो प्रकट हो गया, जैसे घड़े पर अपन पानी डाल रहे हैं, तो जब तक वो प्रकट नहीं था व्यंजनाग्रह, और जब प्रकट हो गया तो अर्थाग्रह। तो ऐसे ये 4 इंद्रियों से पहले क्या होगा, व्यंजनाग्रह, और फिर जब व्यक्त हो गया तो उसी का क्या हो गया, उनको अर्थाग्रह। और आंख और मन, चक्षु और मन का क्या बताया, उनको व्यंजनाग्रह की जरूरत नहीं है, सीधे क्या होगा, उनको अर्थाग्रह। ठीक है। इसमें आगे नीचे क्या लिखा है, इसमें आगे सिर्फ अर्थावग्रह ही हो सकता है। अर्थावग्रह ही हो सकता है मतलब कोई पदार्थ को ग्रहण करना शुरू किया, मैं 13 ही बूंद डाली, अब डाली नहीं, तो आगे क्या होगा, दिखेगा ही नहीं, वो बूंद ही नहीं दिखेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिर्फ अर्थाग्रह हो गया और रह गया, हाँ व्यंजनाग्रह हो गया और रह गया। और फिर हमने 16 बूंद डाल दी, तो 16 बूंद डाली, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थाग्रह हो गया। तो व्यंजनाग्रह होगा, उसके बाद में क्या होना है, अर्थाग्रह। तो व्यंजनाग्रह के बाद ईहा अवय धारणा नहीं होगा, किसके बाद होगा, अर्थाग्रह। क्योंकि नंबर कैसा चल रहा है, पहले व्यंजनाग्रह होगा, फिर अर्थाग्रह होगा, फिर ईहा अवय धारणा, यानी अवग्रह के बाद ईहा कहा ना, तो अवग्रह में भी कौन से अवग्रह के बाद ईहा बनेगी, अर्थाग्रह के बाद बनेगी। अपन स्पंज का उदाहरण लेते हैं,
नहीं, अवग्रह तो व्यंजनाग्रह होगा, जिसे ये हो जाएगी अर्थावग्रह। नहीं, व्यंजनाग्रह होकर के पूरा हो से ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे हमने एक स्पंज लिया, स्पंज समझते हो ना, स्पंज कैसे टुकड़े आते हैं जो अपन गादी वगैरह में पहले भरते थे, सोफे वगैरह में, तो उस स्पंज में हमने पानी की बूंद डाली, दिख रही क्या? तो कब दिखेगी? जब हम उसको पानी में डुबो के निकालेंगे तो हमको पता चलेगा ये गीला है। वो स्पंज नोट गिनने के लिए भी रहता है ना, उसको अपन गीला करके रखते हैं, तो वो पानी की बूंद उसने सोख ली, वो व्यक्त नहीं है। तो उतना उसका पर्याप्त ज्ञान वहां तक जाना चाहिए कि वो व्यक्त हो, तो अर्थाग्रह होगा। और अगर उतना बना ही नहीं तो क्या होगा? व्यंजनाग्रह होकर रह जाएगा। हमारी इंद्रियां बहुत सारी चीजों के संपर्क में निरंतर आती रहती है, हवा, पानी, जुबान पर भी कुछ है, लेकिन मुंह में भी रखा है, ऐसे कई सारे हमारे काम चलते रहते हैं। तो सभी पदार्थों का हमको अवग्रह आदि हो जाए जरूरी नहीं है। किसी का व्यंजनाग्रह होए और होकर के रह जाए, किसी का अर्थाग्रह होने के पहले क्या बोलते अवग्रह होना जरूरी है। अर्थाग्रह अपने आप में अवग्रह है। अवग्रह के तो भेद है। अवग्रह के भेद है ना, तो अवग्रह में 2 प्रकार के स्टेप बना दिए कि हमारे पास 6 इंद्रियां यानी 5 इंद्रियां और मन है। तो उसमें पहली स्टेप में 4 इंद्रियां हैं जिनका व्यंजनाग्रह होगा, और फिर उन्हीं 4 इंद्रियों का बाद में अर्थाग्रह होगा। और चक्षु और मन का क्या होगा? वो फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, वो सीधे सेकेंड स्टेप जो अर्थाग्रह बताया है वहां से उनकी प्रोसेस शुरू होगी। समझ में आया? तो यहाँ पर अव्यक्त अप्रगट समझ में है ना। अव्यक्त अप्रगट का मतलब क्या है कि जो चीज हमको स्पर्श करके प्राप्त करके जानना पड़ेगा, जब तक वो प्रकट नहीं है तब तक का वो जो उसी पदार्थ को जो स्पर्श करे जब तक प्रकट नहीं है उसको कहा है अप्रगट ज्ञान। और स्पर्श करने पर जो प्रकट हो गया तो वह क्या हो गया? अर्थ। मतलब व्यंजनाग्रह तो अपने को पता ही नहीं चलता, अवग्रह भी नहीं पता चलता अपने को। ईहा धारणा फास्ट चलता है। आप मैं जो शब्द बोल रही हूँ कितना फास्ट आप समझ रहे हो, उसको सुन करके पूरा ग्रास्प कर रहे हैं। तो अपना जो ईहा धारणा सब हो गया ना उसमें। जैसे अपन ने छुआ और छू करके सिर्फ अपने को ठंडा लगा, तो उतने में भी ईहा धारणा हो गई। सामान्य नहीं, अवग्रह अपन बोल सकते हैं। अगर हमने सिर्फ स्पर्श का ज्ञान किया तो अपन उसको अवग्रह ले सकते हैं। निकल जाते हैं तो अपने को लगता है ना इतना ठंडा है, इतना गर्म। तो अपन ने पदार्थ को विशेष तो जाना, लेकिन क्या पदार्थ था ये नहीं जाना ना। अगर उसका निर्णय हो गया कि ये ठंडा बर्फ है, ये ठंडा दीवार है, कुछ ठंडी चीज का अपन ने निर्णय कर लिया तो हवाएं हुआ, लेकिन निर्णय नहीं हुआ तो हमको अवग्रह तो हुआ, स्पर्श तो हुआ उसका। ऐसा नहीं कि ठंडा है। जैसे उदाहरण में अपन ने बगुले का जो उदाहरण समझते हैं ना, तो उसमें क्या बताते हैं अवग्रह में कि यह सफेद है, यह सफेद क्या है, उसकी जिज्ञासा होती तो पताका जैसा दिखता है, ध्वजा जैसा दिखता है या यह बगुला जैसा दिखता है। तो जहां अपने को किसी पदार्थ के प्रति झुकाव हो गया तो वहां यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन यदि हमको पदार्थ के निर्णय तक गए ही नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं हुए, बस हमें इसका स्पर्श आदि किसी विशेष गुण का ज्ञान हुआ है, तो दर्शन के बाद उसका अवग्रह तो होगा, व्यक्त हो गया ना। तो अपने को अवग्रह तो हो गया। पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ, तो पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ इसलिए अपन हवाएं यहाँ तक नहीं गए। जैसे तवा पर रोटी बनाते हैं तो अपने उंगली चिढ़ जाती है, तो सब हो गया। इतनी सी देर में सारा ज्ञान हो गया। और सुई चुभती है तो अपने को एकदम पता चलता है ना कि ये क्या चुभा, कंकर आया मुंह में भोजन करते करते, तो तुरंत अपने को पता चलता है कंकर। कई बार होता है कि कट होता है, फिर अपन वापस उसको चबाते हैं और फिर अपन पक्का करते हैं कि नहीं ये कंकर ही है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं कुछ कड़क चीज आ गई, पक्का नहीं, दाल नहीं सीजी, कुछ तो है उसमें। लेकिन कई बार वापस अपन सेकेंड टाइम उसको ग्रहण करते हैं, पहली बार में उसका पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया लेकिन निर्णय नहीं हुआ, तो अपन ने वापस उसका ज्ञान किया, तो वो अपन ने कंफर्म किया उसके लक्षण से, नहीं चबरा कटकट हो रहा है, इसका मतलब ये कंकड़ है। तो इस तरह से ज्ञान का अवग्रह में 2 भेद होता है ना, व्यंजनाग्रह और अर्थाग्रह। तो व्यंजनाग्रह क्या बताया? अप्रगट ज्ञान जो हो गया वह क्या हो गया? व्यंजनाग्रह। किस किस से होता है? 4 इंद्रिय से।
कौन कौन सी 4 इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। और अर्थाग्रह में क्या बताया? पांचों इंद्रिय और मन से। इसमें कोई डाउट नहीं। पहली स्टेप में व्यंजनाग्रह होगा, फिर उसके बाद अर्थाग्रह, फिर ईहा अवाय धारणा होगी। अब किस किस का अग्रह करेंगे? तो 12 ही पदार्थ जो अपन समझ कर आए, उनका व्यंजनाग्रह भी होगा और अर्थाग्रह भी होगा। व्यंजनाग्रह कैसे होगा? 4 इंद्रिया ले लो। इस ना 4 इंद्रिय से हम एक, अनेक, एक अंकर को जाना स्पर्श करके, तो क्या हो गया? एक का ज्ञान हो गया, एक का आग्रह हो गया। तो अग्रह हुआ व्यंजनाग्रह, उसके बाद अर्थाग्रह, ईहा अवाय धारणा। तो ऐसे 12 पदार्थ का व्यंजनाग्रह होगा और 12 ही पदार्थ का अर्थाग्रह होगा। यानी पहले वो ज्ञान अप्रगट था, अब उन 12 का ज्ञान कैसा हो गया? प्रकट हो गया। तो अब इस तरह से जो व्यंजन का ज्ञान हुआ, कितने प्रकार से हो गया कि व्यंजनाग्रह 4 इंद्रियां हो गई। तो 4 प्रकार का व्यंजनाग्रह होगा। कौन सा? स्पर्शन इंद्रिय से व्यंजनाग्रह, फिर रसना इंद्रिय से, फिर चक्षु घ्राण से और कर्ण इंद्रिय से व्यंजनाग्रह। अब यही व्यंजनाग्रह यानी स्पर्शन इंद्रिय से हम व्यंजनाग्रह कर रहे हैं, वो कितना हो गया? 12 प्रकार का। यानी क्षिप्र, अक्षिप्र, निसृत, अनिसृत, ये 12 प्रकार का व्यंजनाग्रह हम स्पर्शन से करेंगे। ऐसे ही 12 प्रकार का व्यंजनाग्रह हम रसना इंद्रिय से करेंगे। फिर ऐसे ही 12 प्रकार का व्यंजनाग्रह घ्राण से और कर्ण से। तो 4 इंद्रियों के मिला लो, तो कितना हो गया? 48 प्रकार का व्यंजनाग्रह हो गया। ये किसके भेद हो गए? मति ज्ञान के व्यंजनाग्रह। अब अर्थाग्रह के लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे इसमें? इंद्रिय और मन। ठीक है, अब इसमें पहले 4 लगाए थे अपन ने, तो 4 की जगह अब क्या हो जाएंगे? 2 ऐड कर देंगे। आंख और मन को छोड़ दिया था ना, तो 6 इंद्रियां लगाना। अब 6 इंद्रियों से हम क्या करेंगे? अवग्रह। कितने प्रकार का? 12 प्रकार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपन ने जैसे उसमें अग्रह सिर्फ व्यंजनाग्रह में सिर्फ अवग्रह लिया और अर्थाग्रह में अपन यहाँ पे सब आएंगे। अर्थाग्रह ये प्रकट, इसमें अर्थाग्रह में नहीं, सिर्फ यहाँ पर व्यक्त का ज्ञान ले रहे हैं। अवग्रह हेडिंग नहीं है ना इसकी, अवग्रह तो यहाँ इंक्लूड कर ही लिया है। तो ये व्यक्त का जो ज्ञान है वो कितने प्रकार से तो इसमें तो एक्चुअली यदि अपन अर्थाग्रह लेते हैं तो सिर्फ वो भी फिर 6 चौक 24, 6 चौक नहीं, उसमें अपन 6 लेते, 12 छंग 72, मतलब वो 48 में आप 24 और जोड़ लेते, तो वो उसका होता है अर्थाग्रह के भेद होते हैं। अब अर्थाग्रह के बाद में फिर ईहा अवाय और धारणा है। मति ज्ञान के भेद चल रहे हैं ना, ये भी ले लेंगे। तो 6 इंद्रियां ली, 6 इंद्रिया से पहले हम 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो हर एक इंद्रिय में स्पर्शन से 12 प्रकार के पदार्थ का पहले अर्थाग्रह लगाओ, फिर स्पर्शन इंद्रिय से 12 प्रकार के पदार्थ की ईहा, फिर स्पर्शन इंद्रिय से 12 प्रकार के पदार्थ का अवाय, फिर स्पर्शन इंद्रिय से 12 प्रकार के पदार्थ की धारणा। तो क्या क्या हो गया इसमें? स्पर्शन इंद्रिय संबंधित 4 प्रकार के ज्ञान और उसमें 12 चौक 48। वैसे 48 कितनी बार करेंगे अपन? 6 बार करेंगे, क्योंकि स्पर्शन है ना, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन, ये 6 लेंगे। तो 6 से 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये सब लगाना अपने को। तो कितना हो गया? उसमें मल्टीप्लाई करके अपन ने निकाला। अब अपन इसे भेद अपन करो, कैसे कैसे अपन इस रसना इंद्रिय को निकाल सकते हैं। रसना इंद्रिय से क्षिप्र का, अक्षिप्र का, एक कोई सा भी आप भेद ले लो। तो रसना इंद्रिय से क्षिप्र का अवग्रह हुआ, फिर रसना इंद्रिय से क्षिप्र का ईहा हुआ, अवाय हुआ, धारणा हुआ। तो ऐसे हर एक इंद्रिय के साथ में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा 12 प्रकार के पदार्थ का लगाएंगे। तो व्यक्त का कितने प्रकार से ज्ञान बन गया? 288 है ना, 12 छंग 72 और 72 में 4 का गुणा किया, तो इस तरह से 288 प्रकार से तो व्यक्त का हो गया।
और 48 प्रकार से अव्यक्त का हो गया। तो टोटल करेंगे तो कितना हुआ, 8 8 16, 8 4 12 और 1 13, 336 प्रकार से मति ज्ञान के भेद बन गए। अब ये मति ज्ञान अपने को लगता है बस अपन इंद्रिय और मन से जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसमें अपना क्षयोक्षम देखें तो कितने प्रकार से कार्य कर रहा है। और यदि आप एक इंद्रिय का भी मति ज्ञान निकालो तो एक इंद्रिय में क्या लगेगा, मात्र स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का क्या होगा, उसको 12 प्रकार के पदार्थ, और फिर उसमें क्या लगाना, व्यंजनाग्रह और अर्थाग्रह। यह हवाई धारणा भी लगा सकते हैं, धारणा तक मति ज्ञान तो नहीं ना, उसको मति शुद्ध ज्ञान है। तो वहां पर उसको कितने प्रकार का ज्ञान हो गया, फिर एक इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय के व्यंजनाग्रह के 48 हो गए, और स्पर्शन इंद्रिय से अर्थाग्रह के भी कितने हो जाएंगे, 48 वो हो गए। ठीक है, उसके बाद में ईहा, अवाय, धारणा, इनके भी कितने कितने लगाना, 12 24 12 36 वेद और जोड़ेंगे। 36 कैसे जोड़ा, स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित 12 प्रकार के पदार्थ की ईहा, तो 12 प्रकार की ईहा, 12 प्रकार का अवग्रह, अवाय और 12 प्रकार की धारणा। तो इस तरह से स्पर्शन इंद्रिय वाला जो जीव है उसको भी कितने प्रकार का ज्ञान हो गया। अब जोड़ लो, 48 और 48 8 8 16 और 4 4 8 और 98, 96 तो ये हो गया, तो 96 36 और अपन जोड़ लो, 6 6 12 और 12 13 136, क्यों दीदी, अब प्रकट तो 12 ही है ना। 6 96 था ना, 96 36 132 टाइप से हो गया। स्पर्शन है जैसे, तो अप्रकट तो 12 ही लेंगे ना। स्पर्शन था तो अप्रकट 12 लेंगे, उसमें अपन ने चारों इंद्रियों का जोड़ लिया ना। ठीक है, गलत हो गया, हम सोच भी नहीं थी इतने सारे कैसे हो गए। तो स्पर्शन इंद्रिय से 12 प्रकार का अप्रकट ज्ञान हुआ, और स्पर्शन इंद्रिय से 18 लेंगे तो 12 48 में 12 और अपन जोड़ दो तो 60 ही प्रकार का। लेकिन 60 प्रकार के भी प्रकार का क्षयोक्षम तो इतना हो ही गया ना उसको, एक इंद्रिय। फिर ऐसे अपन 2 इंद्रिय का निकालो, 3 इंद्रिय का, तो इस तरह से करके अब जो 5 इंद्रिय निसंगी पंचेंद्रिय जीव है उसका मति ज्ञान ही कितना प्रकट है, उसकी कितने 336 प्रकार के भेद वाले ज्ञान अपने को पाया जाता है। इस तरह से इस क्रम से ऐसा ज्ञान अपने को पाया जाता है। इसका विशेष जो है अपन कल देखेंगे। अब वो ये जो दर्शन है, कौन से इंद्रिय से, जैसे चक्षु दर्शन, फिर अग्र, ईहा, वाय, ज्ञान का क्रम कैसा है वो अपन थोड़ा सा कल देखेंगे, और उसके आगे शुद्ध ज्ञान का स्वरूप शुरू होगा। कुछ प्रश्न इसमें जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मत सपनो सदा दे।